पेश है सैन्य अधिकारियों की जिंदगी, जज्बे और शौर्य की जमीनी हकीकतों से जुड़ा हमारा कार्यक्रम सैल्यूट इंडिया। हमारे आज के मेहमान हैं भारतीय थल सेना के पूर्व अधिकारी कर्नल मोहिंदर पाल सिंह। आपसे बातचीत कर रही हैं ख्याति भारती। श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम सैल्यूट इंडिया में। और सैल्यूट इंडिया के इस अंक में आज हमारे साथ हैं कर्नल मोहिंदर पाल सिंह, जो भारतीय सेना में कर्नल के पद पर कार्यरत रहे। आइए जानते हैं उनसे उनकी जीवन यात्रा के बारे में। कर्नल सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नल सिंह, आपने भारतीय सेना में एक लंबे समय तक कार्य किया। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि भारतीय सेना के प्रति प्रेम या देश के लिए कुछ करने की भावना आपके मन में कैसे पैदा हुई? ये बात तकरीबन 1985 की है। मैं अपना स्कूल खत्म करके जब कॉलेज में आ गया, जो कि मैं बॉम्बे में पढ़ रहा था। उस टाइम बॉम्बे बोलते थे, आज उसको मुंबई बोलते हैं। तो कॉलेज में जब मैं बाकी बच्चों के साथ पढ़ रहा था तो काफी वहां पे इंडियन आर्मी, नेवी वगैरह के ऑफिसर्स मेरे को दिखते थे, बिकॉज हमारा कॉलेज एरिया के साथ ही था, कैंट के साथ लगता था, कोलाबा एरिया के साथ। और प्लस मेरे अपने फादर भी आर्मी में उस टाइम सर्विस कर रहे थे। तो मेरा हर वक्त यही मन चाहता था कि कॉलेज समाप्त होने के बाद मैं डिफेंस फोर्सेज में आऊं। और क्योंकि मेरे फादर खुद एक आर्मी ऑफिसर थे तो वो ऑब्वियस था कि मैं उस तरफ ज्यादा मेरा इंटरेस्ट हो गया। और जैसे ही मेरा फाइनल ईयर में मैं आया, मैंने जो इंडियन आर्मी का इंडियन मिलिट्री एकेडमी का एग्जाम होता है कॉल्ड CDS, कमांड डिफेंस सर्विसेज, उसमें मैंने एप्लीकेशन भर दिया और बस रिटर्न क्लियर हुआ। उसके बाद इंटरव्यू आया और विद इन 6 months आई फाउंड माई सेल्फ इन इंडियन मिलिट्री एकेडमी। तो आर्मी में सेवा करने का तो ये थोड़ा सा फादर से भी प्रेरित हुआ, प्लस वहां पे कॉलेज के आसपास जो डिफेंस ऑफिसर्स थे उनको देख के उससे भी मेरे को काफी प्रेरणा मिली। आप बता रहे थे कि जब आप पढ़ते थे, कॉलेज में थे, तो आपके फादर आपको लेटर्स लिखा करते थे कि किस तरह से आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए और क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। जी, वो उस टाइम लेटर्स का जमाना था। सो माय फादर उस टाइम फील्ड में पोस्टेड थे और फील्ड में जो ऑफिसर जवान पोस्टेड होते थे उनको ना एक इनलैंड लेटर मिलता था व्हिच वाज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड दे कुड राइट आई थिंक 2 letters ए वीक टू देयर फैमिली। तो वो मेरे को चिट्ठी लिखा करते थे और यही लिखा करते थे कि तू बॉम्बे में है और बहुत अच्छे कॉलेज में है, बट तू इधर उधर मत सोचना, इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना है। तो कॉलेज के फाइनल ईयर में हमारी कैंपस प्लेसमेंट शुरू हुई, जिसमें कि मेरी प्लेसमेंट हो गई एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी इन वन ऑफ द 5-star होटल्स। दे हैड कम टू पिक अप एज मैनेजमेंट ट्रेनीज। बट फादर के लेटर लगातार आते रहे कि नहीं, आपको आर्मी में ही ज्वाइन करना है। और मेरे को याद है उनका लास्ट लेटर जो आया मेरे को, उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। उसमें ये लिखा था कि हालांकि आपकी सिलेक्शन हो गई है कॉर्पोरेट में, बट कॉर्पोरेट में आप रिच को सर्व करेंगे, बट आर्मी में आप देश को सर्व करेंगे। ये लाइन उन्होंने मेरे को लिखी। बहुत ही खूबसूरत उन्होंने एक मैसेज आपको दिया और आपको इंस्पायर किया इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए। तो क्या आपने उनकी डेथ के बाद इंटरव्यू फेस किया? हाँ, कुछ ऐसे हुआ कि मेरी इंटरव्यू डेट मेरे को अभी तक याद है, आई हुई थी 22 मार्च 1988 की। और अकस्मात एक एक्सीडेंट में 15 मार्च के आसपास फादर का एक्सीडेंट हुआ और 17 को उनका देहांत हो गया। पर मैं गया वहां पे, उनके लास्ट राइट्स किए और जो फादर के बाकी फ्रेंड्स थे और उनकी चिट्ठियों से मैं भी बहुत प्रेरित था। तो उन्होंने सबने मेरे को मोटिवेट किया कि नहीं, आपको जाना चाहिए जिस डेट पे आपकी इंटरव्यू है। तो मैं 22 मार्च को वापस आ गया और भोपाल में सिलेक्शन सेंटर सेंट्रल, उसमें मैंने SSB दी, क्लियर किया, मेडिकल क्लियर हुआ, फिर जाके फाइनल एग्जाम दिया और उसके 1 महीने बाद कॉल लेटर आ गया मेरे को। तो जब कॉल लेटर आपके पास आया तो कैसा लगा आपको, क्या महसूस हुआ आपको? बहुत खुशी हुई मेरी फैमिली में भी, बिकॉज मेरी फैमिली में मैं ही था जिसने अभी आर्मी कैरियर ऑप्ट किया था। मेरे और जो ब्रदर वगैरह थे वो डिफरेंट जॉब में जा चुके थे। मेरी मदर बहुत एक्साइटेड थी बिकॉज शी ऑलवेज वांटेड कि हमारे घर से कोई आर्मी ऑफिसर बने। उनको एक आर्मी का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगता, तो वो बहुत एक्साइटेड थी। और ऑब्वियसली आई वाज आल्सो वेरी एक्साइटेड बिकॉज हमारे टाइम पे इंडियन मिलिट्री एकेडमी एक बहुत बड़ा आइकॉन था एवरी यूथ, हर एक यूथ का। तो बहुत एक्साइटेड था और 1 महीना मेरे को मिला तैयारी में, उसमें मैंने और अपने आप को फिजिकली फिट करने की कोशिश की। सर, आपने कहा कि आपने IMA ज्वाइन करने से पहले ही अपने आप को तैयार करना शुरू कर दिया था, लेकिन IMA ज्वाइन करने के बाद जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो बहुत टफ होता है और आपने तो कमांडो ट्रेनिंग भी ली है। पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या डिफरेंस रहता है बेसिक ट्रेनिंग और कमांडो ट्रेनिंग में?
बेसिक ट्रेनिंग जो आईएमए में करवा रहे हैं वो एज ए जेंटलमैन कैडेट, जो आर्मी की ड्रिल्स हैं, जो स्मॉल लेवल पे जिसको हम सेक्शन लेवल बोलते हैं, उस लेवल की ट्रेनिंग होती है। प्लस फायरिंग, जो बेसिक वेपन्स हैं एक इन्फेंट्री यूनिट के पास, उन सब की फायरिंग, उनके बारे में उनको खोलना जोड़ना, प्लस ड्रिल कैसे करते हैं, पीटी फिजिकल फिटनेस, एंड प्लस कुछ क्लासरूम्स हमारे सेशंस भी होते हैं जिसमें हमें आर्मी टैक्टिक्स के बेसिक लेवल के बारे में बताया जाता है। सो ऑल द आईएमए ट्रेनिंग जितनी भी है ये एक बेसिक लेवल, सेक्शन और प्लाटून लेवल की ट्रेनिंग होती है ऑफिसर कैडेट्स के लिए। पर जो सिविल से आते हैं तो उनको थोड़ी तो मुश्किल आती है, बिकॉज फिजिकल फिटनेस साथ साथ ड्रिल, मार्चिंग, फायरिंग, हथियारों के बारे में जानकारी करना, उसके बाद टैक्टिक्स और ये सब चीजें इनके बारे में पढ़ना। तो एक होलिस्टिक ट्रेनिंग है एक सिविलियन लड़के को एक ऑफिसर में कन्वर्ट करने की। कमिंग टू कमांडो, कमांडो हमें कोर्स करना पड़ता है कमीशन के बाद में, तकरीबन 1 साल बाद। कमांडो एक स्पेशलाइज्ड वर्क है जी। उसमें सारी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग्स हैं। एक तो बहुत हाई लेवल का फिजिकल फिटनेस जिसमें कि स्पेशल ऑपरेशंस आर इंक्लूडेड, कैसे अगर आपको यूनिट लेवल पे या सब यूनिट लेवल पे स्पेशल ऑपरेशंस करना पड़े, वो उसमें जैसे कि हेलीकॉप्टर से कैसे हम स्लिदरिंग करें, अबाउट 100-150 फीट से स्लिदरिंग करें, वो सब तरह की एक्सरसाइजेज जो कि नॉर्मल जेंटलमैन कैडेट आईएमए में ये सब नहीं कराया जाता। तो कमांडो में जो कि इन्फेंट्री के ज्यादातर ऑफिसर्स करते हैं उनको कंपलसरी भी होता था हमारे टाइम पे, और बाकी और ऑफिसर्स भी बाकी आर्म्स के आते हैं ऑन वॉलंटरी बेसिस। सर, कमांडो ट्रेनिंग के दौरान का कोई ऐसा वाकया जो आपको आज भी बहुत याद आता हो? कमांडो ट्रेनिंग से 2 बहुत इंटरेस्टिंग चीजें जुड़ी हुई हैं। एक को बोलते हैं लीडो जंप, जो कि तकरीबन 66 फीट से आप एक स्विमिंग पूल में जंप आपको करना पड़ता है। अगेन दैट्स अगेन स्पेशल ऑपरेशंस की चीज। तो उसमें तकरीबन 2 या 3 बार वो प्रैक्टिस होती है। तो पहली बार तो हम सब चढ़ गए वहां पे ऊपर। जब ऊपर चढ़े तो काफी डर भी लगता है, बिकॉज यू आर हैंगिंग एट 66 फीट, पूरा बेलगांव शहर दिख रहा था ऊपर से, मेरे को याद है। तो हमने जंप कर दिया। पर जब सेकंड टाइम आया हमने सोचा कि एक बार कर लिया, अभी इसको दोबारा रिपीट नहीं होगा, बट उन्होंने कहा नहीं, एक प्रैक्टिस और करनी है। तो सेकंड टाइम और ज्यादा डर लगा, इसलिए ये सोच के कि पिछली बार कितना डर लगा था। तो ये तो पहली ट्रेनिंग हुई जो आपको लगा कि ये पहली चीज है जिसमें आपको बहुत डर लगा था। और दूसरी ऐसी कौन सी चीज थी जिससे आपको बहुत डर लगा? दूसरी यही हेलीकॉप्टर से जो स्लिदरिंग कराते हैं, तो पहले जो उसका ट्रेनिंग होता है स्लिदरिंग का, वो एक इन्होंने पेड़ से तकरीबन 20 फीट की हाइट से एक रोप हैंग किया, उससे हम स्लिदर करते हैं, मतलब ग्लव्स डाल के अपने आप को नीचे लाना स्लो स्पीड पे। तो वो हमने करना शुरू कर दिया अबाउट 5th-6th डे से उसकी प्रैक्टिसेस। बट जो फाइनल प्रैक्टिस थी वो एक्चुअल हेलीकॉप्टर से थी, जो कि मेरा ख्याल 100 या 120 फीट पे हॉवर करता है, और आपको अपने बैटल लोड के साथ ग्लव्स पहन के वो रोप के साथ नीचे आना होता है। तो उसमें भी एक तरह से जब आप ऊपर से नीचे देखते हैं तो जो नीचे आपका इंस्ट्रक्टर खड़ा होता है वो बहुत छोटा सा नजर आता है, और आपको लगता है कि मैं नीचे एक्चुअल पहुंच पाऊंगा कि कहीं रास्ते में ही मेरा हाथ छूट जाएगा। तो उसकी भी हमने 2-3 प्रैक्टिसेस की, तो काफी एक्साइटिंग था, बहुत चैलेंज था उसमें। सर, सिलेक्शन के बाद आप सिलेक्शन सेंटर में सीनियर जीटीओ रहे, तो आपका वर्क प्रोफाइल क्या था उसमें? सो आफ्टर अबाउट 10-11 years ऑफ सर्विस ये पिकअप होते हैं कुछ एक ऑफिसर्स जिनको कि असेसर के रूप में ट्रेन किया जाता है। इसकी अलग से ट्रेनिंग चलती है, तकरीबन 5-6 महीने की ट्रेनिंग होती है, जिसमें हमें साइकोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है। बिकॉज जितने भी ऑफिसर सिलेक्शन है, ये जो टेस्ट हैं, दे आर बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। तो इनकी मेरे को 11-12 years सर्विस में मेरा पिकअप किया गया था, और एक काफी रिग्रेस रिटन और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हुई। उसके बाद में मेरे को पोस्टिंग मिली सिलेक्शन सेंटर ईस्ट इलाहाबाद में। तो बेसिकली उसमें हम 3-4 वर्टिसेस हैं जिसमें हम एक कैंडिडेट को 3-4 नजरिए से देखते हैं। एक तो प्योरली साइकोलॉजिकल नजरिए से देखते हैं, जिसमें कि हम उनको टेस्ट देते हैं, जिसमें कि उनकी क्वालिटीज जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं वो उभर के आती हैं, और उनके ऊपर उनकी हम असेसमेंट करते हैं, रेटिंग करते हैं। दूसरा एक और तरीका है जिसमें कि ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, आप उनको एक ग्रुप में कुछ काम देते हैं, कुछ टेस्ट डालते हैं एज ए ग्रुप, और उनका बिहेवियर और उनका जो इनपुट्स हैं वो ऑब्जर्व करते हैं, और उस हिसाब से अपनी आप असेसमेंट करते हैं। एंड द थर्ड टेक्निक इज द इंटरव्यू, फेस टू फेस सामने बैठ के उनके पास्ट लाइफ के बारे में, अचीवमेंट्स के बारे में पूछते हैं। तो ये तीनों जो 3 टाइप्स ऑफ टेस्टिंग है, ये 3 अलग अलग लोग कर रहे होते हैं इन अ काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट मैनर, और लास्ट डे फिर बैठ के इन 3 अपने आप से डिसाइड करते हैं कि एक कैंडिडेट जो ये पर्टिकुलर है, ABC कैंडिडेट जो भी है, इसको हमें कैडेट के रूप में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सो ओवरऑल पर्सनालिटी असेसमेंट वी आर सेइंग हम करते हैं टू सी वेदर अ कैंडिडेट इज फिट टू बी ए आर्मी ऑफिसर और नॉट। और उसमें आपके मेन पॉइंट्स क्या रहते हैं कि कौन कौन सी क्वालिटीज एक कैडेट में होनी चाहिए?
जी, तो क्वालिटीज तकरीबन 15 क्वालिटीज हैं, वो ओपन डोमेन में अवेलेबल भी हैं। क्या क्या क्वालिटीज है? बेसिकली लीडरशिप स्किल्स हैं वो, उसमें बेसिकली पर्टेनिंग टू योर इंटेलिजेंस, योर प्रैक्टिकल वर्क सेंस, योर इनिशिएटिव, कॉन्फिडेंस, करेज। तो इस तरह से लिस्ट ऑफ 15 क्वालिटीज के ऊपर हम असेस करते हैं। ऐसा कुछ हिडन नहीं है, कैंडिडेट्स को भी बता देते हैं कि आपकी इस क्वालिटीज पे असेस आप हो रहे हैं, बट वो असेस करने का तरीका ऐसा है हमारा कि हम अल्टीमेटली ये देखते हैं कि ये कैंडिडेट आर्म्ड फोर्सेस में एज ए लीडरशिप रोल, जो ऑफिसर का रोल है, उसमें फिट हो सकता है कि नहीं हो सकता। सर, आपने आर्मी में एक लंबे समय तक सर्व किया, क्या कहेंगे आप अपनी उस जीवन यात्रा के बारे में जो आपने आर्मी में रह के बिताई? मेरे को लगता है कि एक पूरा आर्मी कैरियर मैंने 30 इयर्स 1988 में मैंने ज्वाइन किया था और 2018 में मैंने छोड़ा। तो मैं तो हूँ ही नहीं जो मैं था जब मैं आर्मी में घुसा था। मैं एक तरह एज ए पर्सन ही चेंज हो गया था। मेरी लाइफ में डिसिप्लिन, देश के लिए भावना, देश के लिए कुछ भी करना, ये सब चीजें अपने आप ही आ गई किसी टाइम पे। इतना ज्यादा शुरू में थोड़ा सा इन्फोर्स करते हैं, उसके बाद आपकी एक हैबिट पड़ जाती है, एक देश प्रेम, सभी धर्मों के लिए रिस्पेक्ट। ये जो चीजें हैं ये आर्मी में हमने बहुत सीखी और मैं तो ये चाहूंगा कि इस देश का हर नागरिक इन चीजों को अपनाए तो एक बहुत अच्छी हमारे देश में एक सिनर्जी और एक एनर्जी पैदा होगी। सो मेरे को अपने आप में बहुत चेंज लगा ये पूरी सर्विस करके और आज भी मेरे को लगता नहीं कि मैं सेवानिवृत्त हूँ। मेरे को आज भी लगता है कि मैं एक आर्मी ऑफिसर और मेरे जो उठना, बैठना, बातचीत करना और इंटरेक्शंस करना, मेरे को भी लगता है कि मैं उसी तरह चल रहा हूँ जैसे मैं पिछले 30 साल चला। आपसे और भी बहुत सारी बातें करेंगे कि आर्मी छोड़ने के बाद आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अपने इस कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? मेरे को एक बहुत अच्छा गीत जो मैं बचपन से भी सुनता था, लता मंगेशकर का ये मेरे वतन के लोगों, और कई बार मेरी आंखें इस गीत को सुन के नम होती थी, तो यही मैं सुनूंगा। बहुत दिनों से मैंने सुना नहीं है गीत। जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली।
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, कोई गुरखा कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सर, आपने बताया कि 2018 में आपने वीआरएस लिया, तो वीआरएस लेने के बाद अब आप क्या कर रहे हैं? सो वीआरएस लेने के बाद मैंने एक्चुअली मेरे पास बहुत कम टाइम में ही मैंने एक अपना कंपनी एस्टेब्लिश किया, एक इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया कि जैसे मैंने आपको ब्रेक से पहले बताया था कि मेरा मन हर वक्त यही करता था कि मैं आर्मी से जुड़ा रहूं। तो मेरे को ये लगा कि जो मैंने आर्मी में रह के सीखा है वो अब मैं सोसाइटी में लोगों को बांट सकूं, उनको उस तरीके तैयार कर सकूं। तो मैंने ये शुरू किया, एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक इंस्टीट्यूट शुरू किया जिसमें कि जो यंग बच्चे बच्चियां आर्मी को एज ए कैरियर लेना चाहते हैं और वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको एक होलिस्टिक ओवरऑल गाइडेंस में दे सकूं, एक मेंटरिंग कर सकूं उनकी और बता सकूं कि क्या उनके लिए अच्छा है और किस तरह उनको तैयारी करनी चाहिए। आप एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं कि वो किस तरह से आर्मी या कोई भी डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? इसमें जो ज्वाइन करने के लिए आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के लिए 2-3 लेवल्स हैं। तो फर्स्ट लेवल है आफ्टर 12th। सो आफ्टर 12th अगर आपके पास पीसीएम है तो आप एक टेक्निकल एंट्री स्कीम जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में है, उसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें बेस्ड ऑन योर 12th मार्क्स दे हैव ए कट ऑफ, और उसमें आपको सीधा इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, जिसको कि एसएस भी बोलते हैं। और इसमें मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए? मिनिमम पीसीएम 70% इज अ रिक्वायरमेंट, बट क्योंकि जब एप्लीकेशन बहुत सारी आ जाती हैं तो फिर ये कट ऑफ निकाल देते हैं, बट 70% एंड अबव यू कैन अप्लाई। ओके, तो फिर अलग अलग कट ऑफ में ये कॉल करते हैं और जिस हिसाब से वैकेंसीज होती हैं उसमें फिर आपका अगर नंबर आ जाएगा तो आपको इंटरव्यू के लिए डायरेक्टली बुला लिया जाता है। उसके बाद द फेमस नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि देश का एक प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है
फॉर ऑल द आर्मी नेवी एयरफोर्स ऑफिसर्स, उसकी तकरीबन 320 सीट हर 6 महीने बाद निकलती है। ये यूपीएससी के थ्रू आता है। सो फर्स्ट स्टेज में जो 12th में पढ़ रहे हैं बच्चे वो भी इसमें दे सकते हैं एग्जाम, और यूपीएससी का एडवर्टाइजमेंट होता है। पहले रिटन एग्जाम होता है जिसमें कि 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, मैथ्स और जनरल स्टडीज। तो इस पेपर में जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं उनको फिर इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन सेंटर्स में बुलाया जाता है। उसमें आप अपना चॉइस भी दे सकते हैं। मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि बच्चे चूज कर सकते हैं कि मैं एयरफोर्स में जाना चाहता हूं या नेवी में या सिर्फ आर्मी में। तब उसी स्टेप पे बच्चे चूज कर सकते हैं कि उन्हें किस सर्विसेज में जाना है, नेवी में जाना है या एयरफोर्स में जाना है या इंडियन आर्मी में जाना है। तो जो आप फॉर्म भरते हैं उसी में टिक करें और चॉइस 1 चॉइस 2 भी दे दें आप। तो वो ध्यान रखें कि आप ऐसे ही उसको सबमिट मत कर दें फॉर्म को, उसमें अपनी चॉइस करें। और इनकी वैकेंसीज भी हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की, एनडीए में। तो सेकंड स्टेज में रिटर्न जो क्वालिफाई करते हैं, सेकंड स्टेज में उनको एसएसबी के लिए बुलाया जाता है, जो कि एक 5-day शेड्यूल है। सर, आपने कहा कि 5 डेज का एक एसएसबी इंटरव्यू पीरियड होता है, तो उस दौरान किस तरह से ट्रेन किया जाता है या क्या देखा जाता है कैडेट्स में? 5 days का एसएसबी, जिसको कि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का जो इंटरव्यू प्रोसेस है, वो 5 days का है। काफी लोग इस चीज पे हैरान है कि 5 दिन क्या क्या टेस्ट होते हैं। तो मैं इसका एक ब्रीफ आपको बता दूं। पहले दिन तो जो जाते हैं तो उस टाइम हम एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं एक तरह से, जिसमें कि वर्बल, नॉन वर्बल टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, प्लस कुछ एक टेस्ट का नाम है पीपीटीटी, जिसमें एक पिक्चर दिखाई जाती है, उनको स्टोरी लिखने को बोला जाता है, फिर उनको डिस्कस करने के लिए बोला जाता है। सो एक ग्रुप डिस्कशन टाइप ये फर्स्ट डे होता है। इसमें इसको स्क्रीनिंग टेस्ट भी बोलते हैं, और ऑलमोस्ट जो हमने देखा है काफी बच्चे जो कि इसमें नहीं क्लियर कर पाते वो उनको वापस भेजा जाता है फर्स्ट डे। और ये 5 दिन का जो शेड्यूल है ये रेजिडेंशियल है, आपको वहीं रहना पड़ता है। अकोमोडेशन, खाना प्रोवाइड किया जाता है सभी कैंडिडेट्स को। तो जो लोग स्टेज 1 या जो स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर लेते हैं उनको फिर स्टेज 2 में, जो कि 4 days का है, साथ ही साथ वहां से शुरू होता है। और फर्स्ट डे उसका जो होता है उसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। इसमें 4 तरह के टेस्ट है साइकोलॉजिकल सीरीज में, जिसमें कि TAT, जिसमें कि पिक्चर देखना और स्टोरी लिखना उसके ऊपर, WAT, जिसमें कि वर्ड्स को देखना, उनके सेंटेंसेस बनाने लगातार एक के बाद एक, और फिर SRT, जिसमें कि सिचुएशंस दी जाती हैं, उसके आपने सोल्यूशंस लिखने होते हैं, और लास्ट पे सेल्फ डिस्क्रिप्शन, अपने बारे में कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसको आंसर करना। तो ये होते हैं सेकंड डे वाले दिन साइकोलॉजिकल टेस्ट। और उसके बाद साथ साथ कुछ कैंडिडेट्स की इंटरव्यू भी शुरू हो जाती है, जो कि पर्सनालिटी इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू ऑफिसर्स लेते हैं। इंटरव्यूज का जो प्रोसेस है वहां पे पर्सनल इंटरव्यू का, वो एक सीनियर आर्मी ऑफिसर्स, कर्नल एंड अबव रैंक के ब्रिगेडियर्स वो लेते हैं। तकरीबन 45 to 1 hour का उनका इंटरव्यू शेड्यूल होता है, 1-to-1। इसमें कि उनका जो भी कैंडिडेट है उसके बारे में, उसका बैकग्राउंड के क्वेश्चंस रिलेटेड एंड सम क्वेश्चन रिलेटेड टू देयर सब्जेक्ट्स एंड कोर एरियाज एंड जनरल अवेयरनेस। थर्ड और फोर्थ डे जो है वो ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर सीरीज होती है, जिसमें कि ग्राउंड टेस्ट बोलते हैं, जिसमें कि ग्रुप डिस्कशंस, ग्रुप प्लानिंग, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, जिसमें कि ग्राउंड पे ग्रुप की तरह ले जाके उनको मोर लाइक गेम्स हैं, वो उनको हम टास्क बांटते हैं और फिर उनको ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह से मिलजुल के ये क्या रोल प्ले कर रहे हैं, किस तरह से उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कौन ग्रुप में लीडरशिप का रोल ले रहा है। तो इस तरह से हम उनको जज करते हैं। और साथ ही उसमें छोटा सा फिजिकल फिटनेस के भी टेस्ट होते हैं, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स करनी पड़ती हैं, और कुछ एक इंडिविजुअल लेक्चर देना पड़ता है टॉपिक्स के ऊपर। तो एक तरह से हम ओवरऑल असेसमेंट करते हैं कि इस कैंडिडेट का ओवरऑल फिटनेस टू ज्वाइन द अकेडमीज है कि नहीं। तो लास्ट डे को बोलते हैं कॉन्फ्रेंस डे। उसमें जो 3 ये टेक्निक्स मैंने मेंशन किए थे, साइकोलॉजिकल टेस्ट, इंटरव्यू और ग्रुप टेस्टिंग, ये तीनों टेक्निक्स के जो असेसर्स हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं। तो लास्ट डे अपने मार्क्स डिस्कस करके डिसाइड करते हैं कि कैंडिडेट को रिकमेंड करना चाहिए, ये ट्रेनिंग कर पाएगा अकेडमी में कि नहीं कर पाएगा। तो उसमें जो क्वालिफाई होता है फिर उसको एक मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट भी मिलिट्री हॉस्पिटल्स में होता है मेडिकल फिटनेस के लिए। इट टेक्स अबाउट 5-6 days आफ्टर द एसएसबी। फाइनली फिर एक मेरिट बनता है, उसमें जो कैंडिडेट आ जाएगा वो 320 वैकेंसीज हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी की, उसमें ज्वाइन कर लेगा। तो 12th के बाद बेसिकली टेक्निकल एंट्री स्कीम, जिसमें कि आर्मी आपको इंजीनियरिंग कराएगी और फिर ऑफिसर का रैंक मिल जाएगा एज ए लेफ्टिनेंट, एंड एनडीए में आपको ग्रेजुएशन प्लस 1 year ट्रेनिंग इन IMA एंड देन यू गेट कमीशन्ड एज एन ऑफिसर। सर, आपने कहा कि यदि किसी बच्चे के पास PCM है तो वो TES के लिए अप्लाई कर सकता है, तो क्या NDA के लिए भी PCM होना जरूरी है? नहीं, NDA के लिए PCM जरूरी नहीं है। प्लेन 12th इन एनी सब्जेक्ट। हाउएवर जो एग्जाम है ना, उसमें मैथ्स का एक पेपर है,
तो अगर आपके पास मैथ्स है तो वो आपको एक तरह से हेल्प हो जाता है, बिकॉज मैथ्स का जो लेवल है वो तकरीबन मेरे ख्याल से 11th 12th का लेवल का मैथ्स आ ही जाता है उसमें। हाउएवर आप अपने आप से भी तैयार कर सकते हैं, बिकॉज कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि 12th में आपके पास मैथ्स हो। एनडीए के लिए, टीईएस के लिए है। और जिन बच्चों के पास पीसीबी है उनके लिए क्या किसी तरह की कोई एवेन्यूज हैं? एनडीए उनके लिए भी ओपन है। पीसीबी, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज एंड पीसीएम, ऑल 4 कैन अप्लाई फॉर एनडीए। बट जो टेक्निकल एंट्री स्कीम है, बिकॉज इनको आर्मी ने इंजीनियरिंग करवानी है, इसलिए इन्होंने पीसीएम कंपल्सरी रखा। सो इसके बाद ये तो 12th लेवल का था मैम, जो आपने आपको बताया कि 12th के बाद बच्चे ऐसे आ सकते हैं 2 तरीके से। अब हम आते हैं ग्रेजुएशन के बाद। अभी ग्रेजुएशन के बाद बहुत चांसेस हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो कि परमानेंट कमीशन के लिए 100 वैकेंसीज हर 6 महीने में निकाल रहा है। उसके अलावा OTA ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी एट चेन्नई, उनकी भी अप्रोक्सीमेटली 175 वैकेंसीज निकलती हैं, जिनमें कि नॉन टेक्निकल एंट्रीज हैं दोनों। मींस ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट। ग्रेजुएशन मस्ट है इन एनी सब्जेक्ट। कैन इट बी ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, साइंस, एनी सब्जेक्ट। इसके अलावा टेक्निकल एंट्रीज के लिए जो कि इंजीनियर्स हैं, उनकी सब्जेक्ट वाइज, ब्रांच वाइज भी वैकेंसीज निकलती हैं, कॉल्ड टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्सेज, TGC। तो उसमें भी वैकेंसीज हैं, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल। इसके अलावा LLB ग्रेजुएट्स के लिए अलग से वैकेंसीज हैं। और यहां पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, एक बहुत अहम एंट्री जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की हुई है आर्मी ने, वो है NCC स्पेशल एंट्री, जिसमें कि NCC के जो बच्चे हैं, हमारे जो हजारों NCC के कैडेट्स जिन्होंने NCC लिया हुआ है, उनके लिए रिटन एग्जाम एग्जाम्प्ट है। तब उनको रिटन एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी रिटन नहीं देना। 12th तक आपके पास NCC रही है तो 12th के बाद भी कर रही है। C सर्टिफिकेट होता है NCC का हाईएस्ट लेवल, वो सर्टिफिकेट जो हासिल कर लेते हैं उनको ये रिटन एग्जाम एग्जाम्प्ट है यूपीएससी का। तो वो सीधा SSB के इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। उनके लिए अबाउट मेरे ख्याल 50 वैकेंसीज अवेलेबल होती हैं। तो दैट्स ए बिग इंसेंटिव टू NCC। सर, क्या महिलाओं के लिए भी कुछ विशेष कोर्सेज या किसी तरह से डायरेक्ट एंट्रीज हैं? यस, महिलाओं के लिए वी हैव वुमेन स्पेशल एंट्री स्कीम, जो कि OTA में शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में महिलाएं हैं। इनफैक्ट ग्राउंड ड्यूटीज में आर्मी में तो ऑलमोस्ट ऑल ब्रांचेस में है एक्सेप्ट इन्फेंट्री, और एयरफोर्स में तो भी फ्लाइंग ब्रांच में भी लेडीज हैव कम, फीमेल्स हैव कम। और इसके अलावा टेक्निकल एंट्री में भी उनके लिए सीट्स हैं, और NCC की भी जो गर्ल कैडेट्स हैं उनके लिए भी स्पेशल सीट्स हैं। इसी सीट्स में उनके लिए भी अलग से कुछ सीट्स हमने रखी हुई हैं जो आर्मी ने वो की उनको। तो वुमेन को भी एक तरह से पूरा इक्वल शेयर वेलकम है डिफेंस फोर्सेस के ऑल ब्रांचेस में। सही कह रहे हैं सर आप। यदि आपको अपने कैरियर में उत्साह चाहिए या रोमांच चाहिए या चुनौती भरा कैरियर चाहिए, तो इससे बड़ी और इससे अच्छी फील्ड नहीं है कि यदि आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन करें या एयरफोर्स ज्वाइन करें या आप नेवी को ज्वाइन करें। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है डिफेंस फोर्सेस का, वो बहुत एक पॉजिटिव और एक बहुत सकारात्मक, जिसको बोले एक्टिव रहा है। मेरे को पर्सनली अपने लाइफ में बहुत एक्टिविटीज में अलग अलग जगह पे मैंने सर्विस किया है, हाई एल्टीट्यूड में, स्नो बाउंड एरियाज में, इंक्लूडिंग द बॉर्डर एरियाज, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे मैंने सर्विस किया है, और डेजर्ट्स में भी सर्विस किया है। तो इस तरह से पूरा देश एक तरह से मैंने देख लिया। और मैं तो ये चाहूंगा कि जो भी हमारे देश के नागरिक हैं, जो स्पेशली जो युवा हैं, उनको एक्सपीरियंस से जरूर लेना चाहिए। एक तरह से उनको एडवेंचर, जो कि आजकल हर बच्चा एडवेंचर चाहता है, और दूसरा डिसिप्लिन, ये दोनों उनमें इनकलकेट हो जाएंगे अपने आप से, और उनको भी और देश को भी इनकी जो सर्विस है उसका फायदा मिलेगा। तो श्रोताओं, आपने सुना कि कर्नल साहब ने बताया कि किस तरीके से आज के युवक या युवतियां आर्मी में, भारतीय सेना या वायुसेना या नौसेना को ज्वाइन कर सकते हैं और कितनी सम्मानित और प्रतिष्ठित पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो कर्नल साहब, आप यहां आए और आपने हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारतीय थल सेना के पूर्व अधिकारी कर्नल मोहिंदर पाल सिंह से ख्याति भारती की बातचीत। कार्यक्रम था सैल्यूट इंडिया। प्रस्तुति सहयोग मुनिस हैदर, साक्षात्कार, संपादन एवं प्रस्तुति ख्याति भारती। श्रोताओं, आप हमारा ये कार्यक्रम सैल्यूट